Hi friends, welcome to my YouTube channel Green Hat Safety. Today we will talk about risk assessment. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में. Then we will talk about the team of the risk assessment who should. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं what is risk assessment. मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है risk assessment is a formal process of identifying the hazard, then assessing the risk which is generated by the hazard, and then we have to either eliminate the hazard or control the रिस्क. तो हम लोगों ने यहाँ पे बात क्या किया है, रिस्क असेसमेंट की जो डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ये एक फॉर्मल प्रोसेस है हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का, देन उसको या तो कम्प्लीटली हम लोग एलिमिनेट कर देना या तो रिस्क जो वो जनरेट कर रहा है उसको हम लोग को कंट्रोल करना है. फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर में देखा होगा कि हाइट के ऊपर में एलिवेटेड एरिया पे मटेरियल रखा हुआ है एज के बहुत नज़दीक, तो वो उसको गिरने का जो चांस है, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, या तो उसके लाइवलीहुड को कंट्रोल कर सकते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो गिरने का जो चांस है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, आइदर कम्प्लीटली उस मटेरियल को हाइट से उतार करके नीचे रख दिया तो वो क्या हो गया, कम्प्लीटली एलिमिनेटेड हो गया, या तो फिर उसके रिस्क को हम लोग कंट्रोल करेंगे. दो तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या तो वो जो मटेरियल जो एज पे था उसको हम लोग सेंटर में रख देंगे तो उसको गिरने का जो चांस है वो कम हो जाएगा. और सेकंड चीज़ ये है कि या उसके नीचे या तो हम लोग जाल वगैरह डाल करके सेफ्टी नेट वगैरह डाल करके उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मीन्स अगर वो गिरता भी है, गिरने का तो चांस वही है, बट गिरने के बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा उसका जो है वो लेवल कम हो जाएगा. तो इसको ही हम लोग बोलते हैं इधर एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग द रिस्क. तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको रिस्क के डिफिनेशन दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गई होगी. देन अभी हम लोग बात करेंगे हु शुड कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट की टीम में कौन कौन होना चाहिए. तो रिस्क असेसमेंट की टीम में आपका टेक्निकल स्पेशलिस्ट बंदे जो हैं वो होना चाहिए, जैसा में इंजीनियर्स, मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर्स, मैनेजर एज वेल, और उसके साथ साथ वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए. क्यों होना चाहिए, ये टीम इसलिए बननी चाहिए कि जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट है वो टेक्निकली जो रिस्क की फाइंडिंग हुई है, हजार्ड्स की फाइंडिंग हुई है, उसके बारे में उसको हाउ टू एलिमिनेट वो बताएंगे. सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो होगा वो उसको नोट डाउन करेगा, उस पर अपना TRA टास्क रिस्क असेसमेंट जो होता है वो डेवलप करेगा. देन तो ये जो टीम है वो पूरी टीम एक फॉर्म की जाती है रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए. तो रिस्क असेसमेंट की टीम में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क एसेसर. वो शुड बी द रिस्क एसेसर, वन दोज हु इज हैविंग गुड टेक्निकल नॉलेज सच एज मैनेजर्स, इंजीनियर्स, देन लाइन सुपरवाइजर सच एज फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स, देन सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव. मैंने यहाँ पे बताया है कि रिस्क असेसमेंट की टीम में जो मेंबर्स होना चाहिए वो टेक्निकली साउंड बंदे होने चाहिए. इंजीनियर्स के तौर पे, मैनेजर के तौर पे हो सकते हैं, फोरमैन सुपरवाइजर भी जॉब का हो सकता है क्योंकि उन्हें जॉब के बारे में अच्छा आइडिया, वो उस जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो उसके में वो लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें रिस्क असेसमेंट को बनाने में हम लोग की मदद कर सकते हैं. फिर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए जो कि वो सारा जो भी फाइंडिंग्स है उसको नोट डाउन करके उसके अगेंस्ट क्या मिटिगेशन प्लान है वो बनाएगा. और उसके बाद तो ये सारी जो टीम है ये रिस्क असेसमेंट की टीम है. अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या है. हम लोग रिस्क असेसमेंट का पर्पस ये होता है कि सबसे पहले हम लोग, जैसा मैंने ऊपर में बात किया कि हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसने उस हज़ार्ड ने क्या रिस्क जनरेट किया है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको इधर एलिमिनेट करना है या कंट्रोल करना है. चूँकि वो हमारे वर्क फोर्स को या हमारा इक्विपमेंट मटेरियल जो कंपनी का होता है उसको डैमेज ना कर सके, पर्सनल इंजरीज ना हो उससे. तो अभी मैं उसके बारे में डिफिनेशन पूरा डिटेल्स लिख दूंगा. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट, तो आप उसे नोट डाउन कर लें. तो अभी हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने का क्या मकसद है. मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है, आप भी उसे नोट डाउन कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड दैट में जनरेट अ रिस्क टू द वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी. हम लोग को वो हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह कर वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को नुकसान हो सकता है. जो हैजर्ड वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी को नुकसान पहुंचा सकता है उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रिवेंट करना है. देन
टू प्रिवेंट पर्सनल इंजरीज एंड डेथ, वर्कर की पर्सनल इंजरीज ना हो, डेथ ना हो। साइट के ऊपर में हर साल पूरे दुनिया के अंदर में बहुत ज़्यादा लोग ऑक्यूपेशनल इंजरीज होती है, उनको ऑक्यूपेशनल डेथ होती है। तो इसके रोकने के लिए भी हम लोग रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं कि इस पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या ऐसा रिस्क है जिसकी वजह कर वर्कर को पर्सनल इंजरीज हो सकती है और डेथ हो सकती है। उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। देन टू प्रिवेंट द लॉस विच माइट अकर फॉलोइंग एन इंसिडेंट एक्सीडेंट सच एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब किसी कंपनी में कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी को दो तरह का खर्च आता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो है जो बाज़ाहिर पता लगता है कि कंपनी को ये खर्च पड़ा इस एक्सीडेंट की वजह का। जैसे अगर कंपनी में किसी वर्कर का फॉर एग्जांपल चले पैर है, उसका लेग फ्रैक्चर कर जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में जो भी खर्च आया उसका हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो अमाउंट जो वो पता लग रही है कि हाँ भाई इसके ट्रीटमेंट में 2000 रियाल का खर्च आया है या जो भी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो इनविजिबल है, वो नज़र नहीं आती है। तो ये दोनों कॉस्ट जो कंपनी को जो पड़ता है इसको भी अवॉइड करने के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। देन टू अवॉइड द इन्फोर्समेंट एक्शन और प्रिकॉशन, जब किसी कंपनी में हादसा हो जाता है तो उस कंपनी पे एक्शन लिया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। तो हमारा जो होल पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट इज, मैंने आपको बताया, वो हमारा पर्पस ये होता है कि हमारे वर्कर के पर्सनल इंजरीज ना हो वर्कर को, देन उनकी डेथ ना हो जॉब साइट के ऊपर में, ऑक्यूपेशनल डेथ जिसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल इंजरीज उनको नहीं हो। कंपनी को डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो एक्सीडेंट्स आ रहा है उसको हम लोग उस हैजार्ड को आइडेंटिफाई कर लें जिसकी वजह का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हम लोग उस एक्सीडेंट को ही एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। अगर हैजार्ड हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको देन एंड देयर वी कैन एलिमिनेट। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।